हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ बुक यूट्यूब चैनल। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज जो एग्जाम दिए होंगे सब लोगों ने फोड़ दिया होगा। मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों ने रंग जमा दिया होगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल आया है बहुत ही आसान लेवल के सवाल आए हैं। और सभी लोग जो भी पढ़ करके गए होंगे या लेक्चर वीडियो देख करके गए होंगे, सभी लोग ने निश्चित तौर पे बनाया होगा। तो चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे और ऑब्जेक्टिव आप लोग पूरा मिलान कीजिए कि कितना सही हो रहा है और कमेंट कीजिए कि कितना सही हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज ऑब्जेक्टिव का डिटेल डिस्कशन से। पहला सवाल जो है, पहला सवाल मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो को कॉलम से गुना करते हैं। तो इसमें इससे जब गुना करेंगे तो 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 इंटू 1 हो जाएगा 3 और -2 इंटू -1 हो जाएगा +2। यानी कि ये सिंपल सा एक मैट्रिक्स हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर जो बच्चा ने मारा है, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट का डी हो जाएगा। सेकंड का देखा जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है कि ये मैट्रिक्स का फिर से गुना ही है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करते हैं। तो 4 दूना 8 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से -8 हो गया। यानी ये जो हमारा ऑप्शन नंबर दिख रहा है 8 -8, ऑप्शन नंबर ए बच्चा ने सही मारा है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा दूसरा का आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा जो सवाल है उस पर हम लोग चलते हैं। तीसरा सवाल जो कहता है कि इसका एडजॉइंट चाहिए। सहखंडज का मतलब होता है एडजॉइंट, और एडजॉइंट हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, कि ये आपस में एक्सचेंज हो जाता है सीधे सीधे। जब दो ऑर्डर का है तो ट्रिक से हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाता है। कहा है अभी इतना का सहखंडज, अर्थात एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट सिंपल सा ट्रिक है कि ये चला जाता है ऊपर, ये आ जाता है नीचे, और इन दोनों का रह जाता है नेगेटिव वैल्यू। यानी हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं कहां पे दिख रहा है, 4 -3 -5 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। 4 -3 -5 2, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तीसरा का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल जो कहता है, चौथा नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल में लिखा है डीसी फाइंड करना है log x⁹ का। तो हमें पता है कि log x का पावर अगर है तो पावर को पहले बाहर कर लेंगे, तो ये अंदर हो जाएगा log x बाई dx, और 9 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और log x का जो डीसी होता है 1/x होता है, यानी 9/x हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9/x। ये चौथा का ऑप्शन नंबर सी। पांचवा क्या कहता है, सरल रेखा इतना इतना के दिक् अनुपात क्या है। तो दिक् अनुपात हमें पता है सिंपल सा नीचे वाला होता है फॉर्मूला, और ये जो लाइन है पास करता है ये पॉइंट से, ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा यहां से पास करता है। यानी कि दिक् अनुपात जो हमारा होगा 13 11 9, 13 11 9, ऑप्शन नंबर बी। 13 11 9, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यह रेखा किस बिंदु से गुजरती है। तो ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये पार करेगा कहां से, 11 12 और -13 से। 11 12 और -13, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर बी। 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है यदि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात इतना है तो x का मान निकालिए। तो हमें पता है कि दो रेखाएं समांतर कब होती है, जब a1/a2 बराबर b1/b2, ये 7/21 बराबर 9/x। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना था। किसी से भी लेकर के हम लोग अगर चलते हैं, किसी दो को लेकर चलेंगे तो यहां हो जाएगा 7 × 21, x बराबर 9 × 27, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, 7 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 जो कहता है यदि दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात इतने हो तो एजेड बराबर। तो हम लोग अभी अभी पढ़े कि दो रेखाएं अगर समांतर होती है तो दिक् अनुपात का रेशियो भी आपस में बराबर हो जाते हैं। ये c/z, हमें एजेड का वैल्यू चाहिए, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को बराबर करके चलेंगे, यानी a/x बराबर c/z, तो एजेड बराबर हो जाएगा cx, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एजेड बराबर
cx, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 8 का बी cx हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है यदि दो परस्पर लंब रेखाओं के दिक् अनुपात दिए गए हैं तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो दो रेखाएं एक दूसरे के लंब कब होते हैं? जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू हो जाता है 0। यानी यहां से a1 a2 करेंगे तो 5 चौके 20, 8 दूना 16 और 4x, ये वैल्यू होना चाहिए 0, यानी 4x का वैल्यू जो होना चाहिए -36 होना चाहिए और ये -9 के बराबर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है इसके समांतर एक तल का समीकरण क्या है? तो हमें पता है किसी भी लाइन के समांतर दूसरा लाइन खींचना है तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट सेम होते हैं और कांस्टेंट चेंज कर जाते हैं। तो पहले हम लोग देखना होगा कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 9x माइनस 8y 7z, 9x 8y माइनस में और 7z, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का बी। 11 नंबर का सवाल है डीसी फाइंड करना सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 और ये डीसी ये हो जाएगा 1 और 1 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी होता है 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा, कांस्टेंट का डीसी 0 आंसर हमारा हो जाएगा। यानी 11 का ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, 11 का ऑप्शन नंबर डी। 12 में लिखा है इसका वैल्यू फाइंड करना डीसी, ई के पावर 2 है तो ये तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का होता है 0 और ई 2e कांस्टेंट है, यहां से बाहर होगा और x का करेंगे तो 1, यानी सिंपल सा 2e हमारा आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर सी। 13 का ये लिमिटिंग वैल्यू हमें पता है n a के पावर n माइनस ए हो जाता है जो कि एक कांस्टेंट है, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो जाता है और कांस्टेंट का डीसी होता है 0, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ये हमारा 13 का डी ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा आंसर। चलिए मिला करके अपना जरूर से जरूर बताइएगा कितना नंबर आ रहा है। और ये बोला है कि डीसी फाइंड करना है इसका, तो साइन इनवर्स समथिंग का होता है 1/√1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर 2x का करेंगे डीसी तो 2x का हो जाता है 2, तो 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर, 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी। 15 पर चलते हैं, इसका डीसी फाइंड करना है तो हमें पता है कि x + 2 × x² माइनस 2x + 4 ये जो पूरा मिल करके बनेगा ये इसका फॉर्मूला आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि इसी का फॉर्मूला a³ + b³, इसको 2 का क्यूब लिख सकते हैं और a³ + b³ हो जाता है a + b × a² माइनस ab + b² जो कि कट जाएगा और कट करके हमारा आंसर आएगा 1 और 1 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डीसी होता है 0, यानी कि 15 नंबर का जो सवाल है उसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा 0। नेक्स्ट सवाल 16 में है, 16 का वैल्यू है 2 के 2 तो बाहर रहेगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और √x का होता है 1/2√x और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/√x, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1/√x, ऑप्शन नंबर सी, 16 के ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 को देखा जाए, 17 में लिखा है कि डीसी फाइंड करना इसका, तो यहां पे 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला हम लोग को पता है 2 sin स्क्वायर x होता है, 1 माइनस cos 2x का होता है 2 sin स्क्वायर x और यहां से 2 cos स्क्वायर x दिया हुआ था, 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होता है 1 और 1 × 2 हो जाएगा 2 और 2 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का हो जाता है 0, यानी ऑप्शन नंबर सी, 17 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी जल्दी से आप लोग देखिए और मिलाइए और कमेंट कीजिए कि कितना नंबर आ रहा है। यहां पे बाबू इस दोनों पर चला जाएगा डीसी, तो इस पर अगर डीसी जाता है तो हम लोगों को पता है कि log से x² ये पावर है तो पावर बाहर हो जाता है 2 हो जाएगा और log x का हो जाएगा 1/x और log a² जो कि एक कांस्टेंट है उसका हो जाएगा 0, यानी कि 2/x, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा 2/x, ऑप्शन नंबर डी 2/x, ये हमारा आंसर हो जाएगा 18 का डी। 19 नंबर सवाल को देखा जाए, 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और tan इनवर्स का होता है 1/1 + x², यानी 2/1 + x², 2/1 + x², यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का डी।
क्वेश्चन नंबर 20 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है डीसी फाइंड करना है इसका। ई के पावर समथिंग का हम लोग पता है हम लोगों को कि ई के पावर समथिंग ही होता है, और इस समथिंग यानी एक्स स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2x, यानी 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, 2x ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, 20 का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कहता है इंटीग्रल फाइंड करना ए से बी तक, डेफिनेट इंटीग्रल है, और यहाँ बी से बीटा से अल्फा तक है, और ये दोनों सेम फंक्शन है। तो हमें पता है कि जैसे वैसे रह जाएगा, लेकिन ये लिमिट जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, और ये हो जाएगा अल्फा से बीटा तक और 5x dx। और हमें पता है कि ये और ये दोनों सेम है, लेकिन ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये दोनों कट जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। 21 का 0 यानी सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है ये इसमें कहता है कि डीसी फाइंड करना है 22 का, 22 का डीसी फाइंड हमें करना है। तो देखते हैं हम लोग 22 का सबसे पहले लिखा है डीसी फाइंड करना डिटर्मिनेंट का। तो डिटर्मिनेंट में इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -2x, और एक्स स्क्वायर का डीसी जो होता है 2x होता है, और 2x का होता है -2, यानी 2x - 2, ऑप्शन नंबर बी 2x - 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर सवाल में अभी हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन यहाँ पे x रहता तब ऐसे होता, डायरेक्ट हम लोग 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और ये पूरे 0 का 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 को देखा जाए, 24 में ये है डीसी ऑफ log x बेस 3, और ये हम लोगों को पता है ये जब नीचे ले जाएंगे तो log ये बेस है जो यहाँ चला जाता है, और ये जो वैल्यू है ये नीचे आ जाता है, और ये दोनों कट करके हो जाएगा 1, और डीसी 1 का 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का, ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर सवाल को देखा जाए, 25 नंबर सवाल में log x के पावर 100 है, तो 100 पावर है तो बाहर हो जाएगा log से, और log x का होता है 1/x, यानी कि आंसर हो जाएगा 25 का 100/x। 100/x हमारा ऑप्शन नंबर है सी, यानी 25 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। 26वां सवाल को देखा जाए, 26 नंबर सवाल कहता है कि इसका वैल्यू फाइंड करना है sin इनवर्स 2x √1 - x², और हमें पता है कि sin इनवर्स 2x √1 - x² का फॉर्मूला है 2 sin इनवर्स x, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और इसका जब डीसी निकालेंगे तो 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और sin इनवर्स का होता है 1/√1 - x², यानी कि 2/√1 - x², 2/√1 - x², यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखा जाए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और उन लोग से भी बोलिए कि कितना नंबर आ रहा है कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे आप लोग को बहुत ही अच्छा वीडियो मिलने वाला है इसमें। चलिए इसको देखते हैं, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है 27 का। इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर log x², ये अंदर जाएगा तो पावर हो जाएगा, और हमें पता है कि ये दोनों जब सेम रहता है तो ये वैल्यू दे देगा हमारा इंटीग्रल ऑफ x², और x² का इंटीग्रल हमें पता है x³ 3, ऑप्शन नंबर सी, x³ 27 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28वां नंबर जो सवाल कहता है, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में इसमें भी डीसी फाइंड करना है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x - 15 × 4, 15 चौके 60, और इसका 4x का हो जाएगा डायरेक्ट 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 4x का हो जाएगा 4, और 60 का तो 0 हो जाएगा, यानी कि 28 का बी हमारा आंसर हो जाएगा। 29 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 29 में इसका इंटीग्रल फाइंड करना है, x⁻m + n हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, और हमें पता है कि इसका जो इंटीग्रल हो जाता है पावर 1 बढ़ जाएगा, और उतना से ही हम लोग डिवाइड कर देंगे, और एक कांस्टेंट लग जाएगा k, यानी ये हम लोग ढूंढेंगे m + n + 1 बटा ये, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए, 30 में लिखा है
ई टू द पावर, इसको बेस से में तो पावर जोड़ देंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा dx, और ई के पावर समथिंग का ई के पावर समथिंग ही होता है प्लस के, यानी ये जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ 3 होगा। हमारा जो आंसर हो जाएगा 30 का, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 का ऑप्शन नंबर सी। 31 देखा जाए, 31 का ये वैल्यू दिया हुआ है, इसमें से हम 1/4 कॉमन कर लेते हैं। तो 1/4 जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे, यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ से 4 कॉमन लिए तो x बचा, और नीचे 4 बचेगा, तो इसको 4 को ऐसे लिख सकते हैं इतना। तो इसमें से नीचे से 4 कॉमन लेने पर इतना बचेगा, और ये 1/4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x के जगह पे हमारा x/2, और हम लोग को पता है कि x का कोफिशिएंट से भी डिवाइड पड़ता है, तो 1/2 से भागा पड़ेगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1/2 tan इनवर्स x/2, 1/2 tan इनवर्स x/2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर बी। 32 में देखा जाए, 32 को इंटीग्रेट करना है cos 2x का, तो cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और नीचे है cos x प्लस साइन x, और हम लोगों का क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, प्लस वाला ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला बचेगा, और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और sin x का होता है माइनस cos x, तो बच जाएगा प्लस cos x, sin x प्लस cos x। हमारा ऑप्शन कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी है, यानी 32 का सी, ऑप्शन नंबर सी, 32 का सी हो जाएगा, sin x प्लस cos x प्लस k। 37 को देखा जाए, ये इसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। तो हमें पता है कि sin 3x का जो वैल्यू होता है, sin 3x का वैल्यू होता है 3 sin x माइनस 4 sin qx, ये फॉर्मूला होता है। और ये चूंकि इधर कर दिया है sin 3x है, और ये माइनस में इधर आ गया प्लस में sin 4 qx हो गया, यानी इसका जो वैल्यू दे दिया हमारा sin 3x हो जाएगा। तो इंटीग्रल हमारा निकालना होगा 3 sin x का, क्योंकि इसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 sin x, और 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, sin का होता है माइनस cos प्लस k, यानी माइनस 3 cos x प्लस k, ऑप्शन नंबर बी, माइनस 3 cos x प्लस k। 37 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 में ये जो फंक्शन है माइनस ए से प्लस ए तक एक दिखाया जाता है, तो ये डायरेक्ट रूल पढ़ते हैं कि अगर ये ऑड फंक्शन होता है तो आंसर 0 होता है, इवन फंक्शन होता है तो 0 से 1 तक डबल हो जाता है। तो ये डायरेक्ट क्लियर कट इसका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। 38 का ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, जैसे ही हम साइन के अंदर माइनस रखेंगे तो ये माइनस बाहर हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ये माइनस बाहर हो जाएगा, यानी कि ये ऑड फंक्शन बन जाएगा। ऑड फंक्शन का माइनस ए से प्लस ए तक आंसर 0 होता है। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पर आधारित सवाल है, यानी 38 का ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 39 में इसका वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो हम अगर tan इनवर्स x को z मानते हैं, tan इनवर्स x को अगर z मानते हैं तो ये z बनेगा, ये dz बन जाएगा। tan इनवर्स x बराबर z मानते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dz बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 4z dz, और 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, और z का होता है z स्क्वायर बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 2 इंटू जेड। जेड का वैल्यू tan इनवर्स x हम लोग लिखेंगे, tan इनवर्स x और स्क्वायर देंगे, और कहां से कहां तक लिमिट है, 0 से 1 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट 1 रखेंगे तो π/4 हो जाएगा, π/4 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू पाई स्क्वायर बटा 16, यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स, तो पाई स्क्वायर बटा 8, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर बी, 39 का ऑप्शन नंबर बी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लग रहा है, आप मिला रहे हैं, अपने लेकर के कॉपी कलम देख लीजिए कि कितना बन रहा है, और हमें कमेंट कीजिए कि कितना नंबर आ रहा है। अगर आप लोग का डिमांड रहा तो कमेंट कीजिएगा, हम इसका सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन कर देंगे, 5 नंबर और 2 नंबर दोनों वाला। इसका चलिए देखते हैं। 3 कांस्टेंट है बाहर हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल होता है x³ 3 से 3 कैंसिल हो गया, और हमें लिमिट रखना है 0 से 1, अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0, यानी कि 1, ऑप्शन नंबर सी। 40 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 41 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट्स इतना। तो हमें पता है कि इस कांस्टेंट्स पर x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, यानी कि इस क्वाड्रेंट में जाना है, और x प्लस वाई बराबर 8 हम लोग ये होता है इसका कि यहाँ
x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 8 हो जाएगा, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 8 हो जाएगा, यानी कि x h को काटेगा 8 0 पर और y h को काटेगा 0 8 पे। यहाँ पे दो ही हमारे पॉइंट से मिले हैं कॉर्नर पॉइंट, और इसी कॉर्नर पॉइंट पे इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होता है। तो अगर हम 8 रखते हैं x का वैल्यू तो यहाँ पे हो जाएगा 8 3 24, y का वैल्यू 0, और यहाँ पे अगर y का वैल्यू तो -8 हो जाएगा, यानी हमारा जो ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा वो 24 देगा, यानी कि जो 41 का है वो हमारा 24 होगा ग्रेटेस्ट वैल्यू। हमें बोला है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। 42 में लिखा है दो पासे को फेंकने पर जोड़ा पाने की प्रायिकता क्या है? तो जोड़ा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 यानी 6 है टोटल, और दो पासा फेंकते हैं तो 36 ऑप्शन होते हैं। तो ड्यूप्लेट पाने का हमारा जो तरीका होगा 1/6 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखा जाए 43, प्रायिकता का योग प्रमेय क्या है? तो प्रायिकता का योग प्रमेय ऑप्शन नंबर सी है, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा ये योग प्रमेय है, एडिशन थ्योरम है, जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर कहता है 44 में 45 कहाँ गया जी? 45 46 गायब हो गया। चलिए देख लेते हैं इसमें से 44 हमारा हाँ 44 हमारा कहता है ई के अनुकूल परिणाम इफ ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ई बी इतना। ऑड्स इन फेवर हमें पता है, ऑड्स इन फेवर होता है, फॉर्मूला ही हमें पता है डायरेक्ट कि ऑड्स इन फेवर होता है एन ई बटा एन एस, या हम लोग कह सकते ये नहीं एन ई बटा एन ई डैश ये होता है, और इसको हम लोग P बटा P डैश भी बोल सकते हैं। और ये कितना के बराबर दिया हुआ था हमारा? A बाई B के बराबर दिया हुआ था। तो हमें कहता है कि PE फाइंड करना है, तो PE फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो PE ये डिवाइड में इधर इंटू में आएगा B और ये जाएगा इधर, तो A इंटू PE डैश, P डैश को 1 माइनस P लिख सकते हैं, ये पूरा घटना है। अब इसमें हम लोग इधर लेकर के जब इसको सॉल्व करेंगे तो P का जो वैल्यू आ जाता है A बटा A प्लस B आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा A बटा A प्लस बी, ये हमारा सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 45 जो है, क्वेश्चन नंबर 45 का जो है, क्वेश्चन नंबर 45 लिखा है कि गुणन नियम क्या है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है? A इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB, यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, PA इंटू PB। ये हमारा 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल 46 है। 46 में लिखा है कि इसका इंटीग्रल फाइंड करना था, e के पावर समथिंग का e के पावर समथिंग ही होता है, और फिर इसे समथिंग का करेंगे 3 का 0 -2x का -2, यानी ये हो जाएगा हमारा आंसर -2 इंटू ये वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी। 46 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं। a टू द पावर समथिंग हम लोग पढ़े हुए हैं, a के पावर x का इंटीग्रल क्या होता है? a के पावर x बाई log a, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सिंपल सी है 2 के पावर x प्लस 1 बटा log 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा प्लस के। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? 2 के पावर इतना, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। 47 का ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ, यहां से जब हम लोग रूट एक्स कॉमन कर लेंगे तो ऊपर है रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे बच जाएगा रूट एक्स कॉमन लेने पर x प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1, जो कि इसी का होल स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा, और 1 बाई रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट एक्स, ये डायरेक्ट इंटीग्रल होता है 2 रूट एक्स, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर सी। 48 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला भी ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे पावर 13 है, माइनस रखेंगे साइन के अंदर तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो ऑड फंक्शन आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 0। ये जब भी ऑड फंक्शन आता है तो आंसर 0 हो जाता है। 49 का ए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 50 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 50 जो कहता है e के पावर समथिंग के, इसका e के पावर समथिंग ही होता है, और लिमिट रख देंगे 0 से 2 तक, और अपर लिमिट बाबू 2 रखेंगे तो e के पावर 2 माइनस e के पावर 0, यानी e के पावर 2 माइनस 1, यानी e स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी। 50 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल 51 है। 51 में हमारा लिखा है इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें पता है कॉट इनवर्स टेन थीटा को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, 90 मतलब पाई/2 माइनस थीटा की जगह पे यहाँ पे पाई/7 है, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा कॉट ऑफ कॉट इनवर्स से खत्म हो जाएगा। हमारा आंसर जो आएगा यहाँ पे आएगा 7 पाई माइनस 2 पाई/14 यानी 5 पाई/14 यानी ऑप्शन नंबर बी 5 पाई/14 ऑप्शन नंबर बी 51 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 पाई/4 15 पाई/4। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, ये हमारा डोमेन के अंदर में नहीं है, कॉस के 0 से 180 के बीच में होना चाहिए था, तो इसको हम लोग सबसे पहले चेंज करेंगे 2 पाई माइनस, इसको लिखा जा सकता है 2 पाई माइनस 2 पाई/5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया 2 पाई/5 यानी ऑप्शन नंबर ये इतना लिखा जा सकता है। 5 दूना 10, 10 में से 2 गया तो 8 पाई/5 यानी ये इतना लिखा जा सकता है। और ये बन गया कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, और 360 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 2 पाई/5 और कॉस 2 पाई/5 का मतलब होता है 72 डिग्री, और कॉस इनवर्स खत्म होगा तो बचेगा 2 पाई/5 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 का ऑप्शन नंबर बी 2 पाई/5। नेक्स्ट सवाल है 53 tan इनवर्स ऑफ इतना, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं माइनस पाई/60 डिग्री पर होता है, तो माइनस 60 डिग्री पर ये -√3 हो जाता है यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पाई/3 ऑप्शन नंबर डी 53 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 54 नंबर जो सवाल कहता है इसका वैल्यू फाइंड करना है हमें, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो ये हमें पता है कि 60 डिग्री पर है और ये माइनस, और ये है हमारा 150 डिग्री, माइनस कॉट का वैल्यू -√3 होता है 150 यानी 5 पाई/6 और एलसीएम लेंगे 6 तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई माइनस 5 पाई यानी -3 पाई/6 यानी -पाई/2 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा -पाई/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा -पाई/2। 55 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, यहां पे जो होना चाहिए था वैल्यू होना चाहिए था, यानी ये इन्वर्स यहां होता और ये जो है यहां पे इन्वर्स नहीं होता, तब हमारा होता साइन इन्वर्स ऑफ साइन 2 पाई/3 को हम लोग लिख सकते थे पाई माइनस पाई/3 प्लस tan इनवर्स tan 3 पाई/4। ये यहाँ पे सुधार करने की जरूरत है क्योंकि साइन इनवर्स के बगल में 2 पाई/3 ये हमारा जो वैल्यू हो जाएगा ये रेडियन में नहीं तो माना जाएगा पॉइंट में 3.14 ये माना जा सकता है तब बनेगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन सेट करना था ये बाहर होना चाहिए था इनवर्स, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, ये हम लोग को पता है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और tan इनवर्स इसमें भी बदलना होगा, हमें 120 ही दिख रहा है तो इसको हम लोगों को लिखना होगा tan पाई प्लस पाई/4, यहाँ माइनस देना होगा, ये हो जाएगा 3 पाई/4 ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बाबू tan इनवर्स और यहाँ पे हो जाएगा माइनस tan थीटा की जगह पे पाई/4, और ये साइन साइन खत्म, ये पाई/3 हुआ और यहाँ से माइनस बाहर होकर के पाई/4 होएगा, और ये घटाएंगे तो 12 आएगा, और यहाँ 4 पाई में से 3 पाई गया तो पाई/12 यानी हमारा ऑप्शन कौन आएगा पाई/12 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सुधार की जरूरत है, इसमें ध्यान देना है। इसमें वैल्यू हमें फाइंड करना है तो फॉर्मूला में पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस ab, इसका आंसर डायरेक्ट हो जाता है tan इनवर्स 1 कट करके 1 आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 होता है पाई/4 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल 57 में जो लिखा है हमें फाइंड करना है x का वैल्यू, तो ये साइन इधर है उधर इनवर्स में जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस
कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 माने 90 डिग्री, साइन इनवर्स इधर आएगा तो ये उधर चला जाएगा तो ये 90 यानी π/2, और ये साइन इनवर्स 1/5 है, उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स हाफ, ये प्लस में टर्म था उधर गया माइनस में, और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स और 90 माइनस साइन इनवर्स समथिंग होता है कॉस इनवर्स समथिंग, यानी कॉस इनवर्स हाफ, और एंटी ये कॉस लेंगे तो एक्स बराबर हाफ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हाफ कहाँ था, 1/5 था, यहाँ पे 1/5 था, तो आंसर हो जाएगा x बराबर 1/5, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/5 था यहाँ पे, 57 का डी, 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 58 को देखा जाए, 58 में लिखा है इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ दिखने में लग रहा है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 10 × 11 21 हो जाएगा, 15 × 10 25 हो जाएगा, 27 × 37 64 हो जाएगा। तो जब दो रो या दो कॉलम आपस में जोड़ने पर बराबर आ जाता है तो आंसर हो जाता है 0, यानी ऑप्शन नंबर सी, 58 का ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि इसका वैल्यू फाइंड करना है तो 10 × 5 = 50 माइनस 13 × 4 = 52, 50 में से 52 गया तो -2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 59 का सी, -2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, 59 का सी। 60 में कहता है x का वैल्यू फाइंड करना है, तो x का वैल्यू हो जाएगा, यहां से देखना होगा हम ले 4x - 15 × 4 = 60 और बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 15, यानी हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 15, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसमें हमें इंटीग्रल फाइंड करना है, तो log x को z मानेंगे तो 1/x उसका dz बन जाएगा, तो 1/z का होता है log mod z, z का वैल्यू log x, यानी log x + k, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, log x + k। 61 का सी, 61 का हमारा हो जाएगा सी, log x + k। नेक्स्ट सवाल 62 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 2 और x - 3, और ये x² - 9 को लिख सकते हैं x + 3 × x - 3, और x - 3 से x - 3 कट गया, बचा इतना, और इसका होता है log x + 3 + k, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, log x + 3 + k, 62 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यदि Na बराबर दिया है, Nb बराबर दिया होता है, A × B का वैल्यू हम लोग को पता है 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, A × B में उसके अवयवों की संख्या 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 63 का बी। 64 में लिखा है, यदि संक्रिया O इस प्रकार परिभाषित है कि इतना बराबर इतना है, तो इसका वैल्यू फाइंड करना है। AOB बराबर AQ + BQ होता है, तो इतना का वैल्यू, तो 4O 1O2 का मतलब होता है AQ + BQ, मतलब 1 का क्यूब + 2 का क्यूब, यानी 4O, यहाँ हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 1 9, यानी इतना हो गया। इसमें भी फिर से वही लगाएंगे, 1 4 × 16 = 64, यानी कि हो गया 64, और प्लस 9 9 81 9 729, 81 9 9 9 72 729, 9 4 13 के 3 बचा 1, और 9 4 13 के 3 बचा 1, 6 और 3 9, 93, यानी ऑप्शन नंबर यही दिख रहा है, सिर्फ लास्ट में 93, बाकी किसी में नहीं है, यानी कि जोड़ करके हमारा आंसर हो जाएगा 793। ये हो जाएगा हमारा 64 का ऑप्शन नंबर बी। 65 का कहता है एफ से बी तक अगर एक फंक्शन को होना है ऑन टू फंक्शन, तो हम लोगों को पता है कि फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब रेंज हमारा कोडोमेन के बराबर होता है, रेंज है एफ है बराबर बी, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में 66 में लिखा है, इतना को एफ इनवर्स कौन सा होगा, तो एफ इनवर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको y बराबर 3x - 4 है, यहां से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो y + 4 बटा 3 हो जाएगा, यानी हमारा जो ऑप्शन ढूंढेगा एफ इनवर्स ऑफ x जो आएगा, एफ इनवर्स x वो आएगा x + 4/3, x + 4/3, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा x + 4/3, ये 66 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल में लिखा है 67 नंबर सवाल जो है, कहता है कि यदि संक्रिया वो इतना है तो इतना का वैल्यू फाइंड करे। जैसे अभी पीछे वाला सवाल हम लोगों ने सॉल्व किया
बिल्कुल उसी तरह से है और इसका जो आंसर हो जाएगा 67 का सी हो जाता है। आंसर निकाल के देख सकते हैं यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी और O3, तो यहां हो जाएगा 4 1 5 में से 2 गया तो 3 3O3 है, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 3 3 9 प्लस 9 माइनस 9 यानी 9 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये हमारा आंसर हो गया 67 का सी। नेक्स्ट सवाल है, यह डायरेक्ट फॉर्मूला है कि अगर किसी भी सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके एक एक एलिमेंट का जो संख्या होता है फैक्टोरियल n होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसका वैल्यू सीधे सीधे ये fx है हमारा ना, तो एक बार अपर लिमिट प्लस x रखेंगे तो कट करके 1 हो जाएगा, यानी कट करके 1 होगा, इधर होता है 2i बराबर 1 dx और 1 dx माने x और x का वैल्यू माने 0 से पाई बाई 2 और अपर लिमिट माइनस x करेंगे तो यहाँ पे पाई बाई 4 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर सी। 73 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर निकालना है तो इसका आंसर भी अपर लिमिट माइनस x रखते हैं तो ये आंसर आ जाता है log tan x इंटू कॉट एक्स आएगा, और tan x इंटू कॉट एक्स होता है 1 और log 1 होता है 0, 0 का होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 का सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल 75 की ओर चलते हैं। 75 में e के पावर x का हमें फाइंड करना है, e के पावर x का फाइंड करना है, तो e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x का इंटीग्रल e के पावर x होता है 0 से 1 तक, अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0 यानी 1, e के पावर 1 माइनस 1, ये हमारा सी ऑप्शन है इसका 75 का सी। 75 का सी। 76 में 0 से पाई बाई 2 है, इसको हम लोग ऊपर नीचे 2 से गुना भागा कर देंगे तो 2 sin a इंटू साइन बी दिखेगा, sin 2x का ये फॉर्मूला है और 0 से पाई बाई 2 हाफ रहेगा और sin 2x का इंटीग्रल होता है cos 2x बाई 2, ये माइनस में होता है और 2 जब यहाँ ने डिवाइड करके यहाँ करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये लिमिट रखेंगे 0 से पाई बाई 2 और यहाँ हो गया -1/4, अपर लिमिट पाई बाई 2 रखने पर cos 2x में पाई बाई 2 रखेंगे तो cos पाई हो जाएगा जो कि -1 होता है, cos 0 भी 1 होता है और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1/2, कटने के बाद 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी 76 का ऑप्शन नंबर बी। 76 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं 77 की ओर चलते हैं। इसका वैल्यू फाइंड करना है तो इसमें डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 3x हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, इसका इंटीग्रल हो जाएगा 3 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 और इसका इंटीग्रल हो जाएगा 4 इंटू एक्स 4 बाई 4, 4 से 4 कट गया, 1 से 1 1 से 3 से ये नहीं कटेगा, यानी ये बन गया हमारा 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स के पावर 4। अब हमें अपर लिमिट 1 रखना है, लोअर लिमिट 0, तो लोअर लिमिट वाला तो 0 हो जाएगा, लेकिन अपर लिमिट 1 रखेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 4 और 3 7/2, यानी ऑप्शन नंबर सी 77 का ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर करें और अपना अंक जरूर लिखें कि कितना सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहां भी ऑड फंक्शन ये दिख रहा है, ये सिंपल सा फॉर्मूला पर है, आंसर डायरेक्ट 0 हो जाता है क्योंकि -a से +a तक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 का ऑप्शन नंबर सी। 79 की ओर चलते हैं। 79 में इसका वैल्यू फाइंड करना है, 100 बाहर रहेगा, x के पावर 99 का हो जाएगा x के पावर 100, 100 बाई 100, 100 से 100 कट गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट 1 रखेंगे, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका भी आंसर 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80 में 2 बाहर हो गया, रूट एक्स का 2 रूट एक्स होता है और लिमिट 1 से 9 तक, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, अपर लिमिट रखेंगे तो 3 आएगा, लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 4 दूना 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 80 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 81 इसका वैल्यू फाइंड करना, 0 पूरे रो में है तो आंसर 0 हो जाता है, डायरेक्ट हमारा ए। 81 का ए। क्वेश्चन नंबर 82 में हम लोग जानते हैं कि डिटरमिनेंट में अगर अंदर गुना करते थे किसी एक रो या किसी एक कॉलम में होता है, तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कहीं पे गुना है तो देख लेते हैं, या फिर हम लोग वैल्यू भी निकाल के देख सकते हैं। 5 गुने 4 -6 यानी -2 यानी -10 हो जाएगा, और -10 इसमें किस में आएगा,
-10 आएगा, 20 -15 दाम 150 ये नहीं आएगा, 20 25 100 ये भी नहीं आएगा, 5 चौको 20 -10 30, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा जो मारा गया है 20 25 100 -150 ये नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो आंसर लाना है -10 लाना, और ऐसे भी एक रो या एक कॉलम इसमें गुना किया गया, देखिए फर्स्ट रो में गुना कर दिया गया है, बाकी जैसे वैसे छोड़ दिया गया, यानी 82 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 83 को देखा जाए, 83 में सिंपल सा गुना करना है, 5 दूना 10 -3 यानी 7 सही है। फिर सेकंड में करेंगे तो 5 -4 यानी 1 सही है। 6 दूनी 12 7 21 21 और 12 33 सही है। 6 4 7 28 18 34 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। 83 का ऑप्शन नंबर बी। 84 ट्रांसपोज है, रो को कॉलम में चेंज कर देना, ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा 3 1 2 कॉलम में आ जाएगा, कॉलम में हमारा हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी सही मारा है, ऑप्शन नंबर डी। 84 का ऑप्शन नंबर डी। 85 का सिंपल सा ये भी फॉर्मूला है, लॉग समथिंग का 1 बाई समथिंग और समथिंग का 5 से 5 कट गया 1 बाई एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है 1 बाई एक्स। 85 का ऑप्शन नंबर बी। 86 का 86 में जब गुना करेंगे तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू 0 0 हो गया तो 2 हो गया सही है। 3 इंटू सिंपल सा यही वाली आएगा जो है वही, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स में किसी से भी गुना करते हैं तो आंसर वही आएगा सेम 1 2 3 4, ये हमारा 86 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 है, यूनिट मैट्रिक्स में पावर कुछ भी तो यूनिट मैट्रिक्स आता है ए आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। 87 का ऑप्शन नंबर सी। 88 में फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो -6 और +5 यानी -1, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 88 का ऑप्शन नंबर सी। 89 में हमें फाइंड करना है, 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 से गुना कर देंगे, इसमें बाकी तो ये जो 0 हो जाएगा सभी में गुना होगा, 4 से गुना होगा तो 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे भी करके देखिएगा, 4 रह जाएगा, इधर गुना करेंगे 8 हो जाएगा, इधर गुना करेंगे 4 3 12 हो जाएगा, इधर गुना करेंगे 4 4 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर सी। 90 में भी गुना है सिंपल सा, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, इसमें भी है इसमें भी है, 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 प्लस 5 3 15 15 4 19 19 यहाँ पे है। इसको गुना करेंगे फर्स्ट कॉलम में तो हो जाएगा 4 और 5 15 4 19, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो तो सेकंड कॉलम मिलेगा हमें, 5 दूना 10 और 7 5 35 35 10 45, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का डी। 90 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। 91 को देखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हमें पता है कि डायरेक्ट हो जाता है 1 + -3 का स्क्वायर, यानी 3 3 9 9 10 10 1 11 11, यानी √11, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्लियर है। 91 का बी। 91 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। 92 में इसको होल स्क्वायर करना है, यानी अपने आप के साथ गुना करना है, तो 4 चौको 16 3 3 9 16 9 25, आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 92 का ऑप्शन नंबर सी। 93 की ओर चलते हैं। 93 में भी डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो 7 × 1 7 हो गया, माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, 8 7 15 15 और 9 15 और 9 24 24, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। 93 का ऑप्शन नंबर बी। 93 का ऑप्शन नंबर बी। 94 का i डॉट आई 1 हो गया और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, यानी कि 3, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 का ऑप्शन नंबर सी। 94 का ऑप्शन नंबर सी। 95 में हमारा हो जाएगा 11 + 1 + 11 11 दूनी 22 21, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 का ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल है, हमें बहुत आसानी से करना है। k क्रॉस i हो जाता है माइनस, k क्रॉस j होता है माइनस i डॉट माइनस i हो जाएगा -1, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 96 का ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। 96 का बी नहीं होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। 97 में देखा जाए, इसमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो यहाँ हो गया -2, यहाँ हो गया +8 -8, तो -10 हो गया, यहाँ +10 हो गया, 0, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। 97 का सी। 98 को देखते हैं। 98 में लिखा है i क्रॉस j हो जाएगा k
और ये 0 हो जाएगा, तो के हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। 98 का सी। 99 का उद्देश्य फलन कौन है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, तो जिसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं वही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। यानी यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा वो बाबू क्या होगा, z बराबर 7x + 3y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। बाकी ये सब क्या है, ये सभी कॉन्स्टेंट्स हैं, ये सभी कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी z बराबर 7x + 3y हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। आगे फिर लिखा है इतना का अधिकतम मान चाहिए, तो इसमें भी बाबू हम लोगों को देखना है कि एक ये 35 पर काटेगा, यहाँ भी 35 पे काटेगा, तो x 35 और y 35 रखेंगे, देखना है कि मैक्सिमम कौन देगा। तो x अगर 35 रखते हैं तो 35 दूनी 70 + 35, और y अगर 35 रखते हैं, x 0 नहीं, ये 0 रखना है, x बराबर 35 तो y बराबर 0, तो ये 70 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 का सी। इस तरह से हमारा 100 सवाल क्लियर हो गया। और आप लोग कमेंट कीजिए कि कितना नंबर आप लोगों का सही हो रहा है, और इसी तरह के वीडियो के लिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।